Hello students, good morning. In this video, we will study the chapter Game Theory, initially given by John von Neumann and Oscar Morgenstern in 1944 in their book Theory of Games and Economic Behavior. तो सबसे पहले जो गेम थ्योरी है इट वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मोर्जेनस्टर्न in 1944 in their book Theory of Games and Economic Behavior. In 1994, a detailed explanation with economic applications presented by Martin J. Osborne and Ariel Rubinstein in their book A Course in Game Theory. तो सबसे पहले ये जो गेम थ्योरी है ये 1944 में वॉन न्यूमन एंड ऑस्कर मर्जेंस्टन इन दोनों ने एक बुक लिखी थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। उसमें इन्होंने सबसे पहले ये गेम थ्योरी दी, बट 1994 में इस गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक एप्लीकेशंस के साथ डिटेल में प्रेजेंट किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया ऑसबॉर्न एंड रॉबिन्सटन ने। इन्होंने जो बुक लिखी ए कोर्स इन गेम थ्योरी, उसमें गेम थ्योरी का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टॉपिक। गेम थ्योरी हेल्प्स अ फर्म टू डिटरमिन, गेम थ्योरी फर्म को इन चीज़ों को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। प्राइस फॉल, एड एक्सेस कैपेसिटी, चीटिंग इन कार्टेल्स। मीन्स अगर प्राइस फॉल करे, अगर फर्म प्राइस कम करे तो क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, प्राइस कम करने का फर्म को बेनिफिट मिलेगा या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए गेम थ्योरी काम आती है। और एड एक्सेस कैपेसिटी, जितनी भी फर्म की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, अगर फर्म उसको बढ़ाना चाहे, जैसे सपोज प्रेजेंट जो भी मशीन्स, कैपिटल सिस्टम प्रोडक्शन का है फर्म के पास, सपोज विद दैट फर्म कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, तो क्या इसको ऐड करके कैपेसिटी बढ़ा के 150 सपोज करने का कोई बेनिफिट है या नहीं, ये बताती है गेम थ्योरी। एंड द चीटिंग इन कार्टल्स, कार्टल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ओलिगोपोली। कार्टल में क्या होता है कि कुछ फर्म्स जो मार्केट में हैं वो ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज कार्टल। तो कार्टल में एक कॉमन प्राइस फिक्स हो जाता है, तो उस कार्टल में अगर कोई फर्म सपोज चीटिंग करना चाहे, थोड़ी प्राइस उस कार्टल प्राइस से कम चार्ज करना चाहे ताकि उसको प्रॉफिट बढ़ जाए, तो क्या इस चीटिंग का कोई बेनिफिट है या नहीं, ये बताती है गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी की ये इम्पोर्टेंस है। These are some terms that are used in game theory. Players होते हैं, here players means firms. Strategies हैं, वो फर्म क्या स्ट्रेटजी अपनाती है।
आउट ऑफ दिस सपोज क्या स्ट्रेटजी फर्म अपनाती है, क्या पॉलिसी है फर्म की, फर्म क्या डिसाइड करती है, दैट इज स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी को अपनाने के बाद किस फर्म को बेनिफिट हुआ, किस फर्म को लॉस हुआ, क्या फर्म को कुछ मिला पॉजिटिव या कुछ फर्म ने लूज किया नेगेटिव, दैट इज नोन एज पे ऑफ। और अगर हम सभी फर्म्स के पे ऑफ को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें लाइक रो कॉलम, देन दैट इज नोन एज पे ऑफ मैट्रिक्स। जो गेम है, जो भी हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, अगर एक फर्म का गेन दूसरे फर्म के लॉस के बराबर है, इफ द गेन ऑफ वन फर्म इज इक्वल टू द लॉस ऑफ अदर फर्म, देन नेट दिस गेम इज नोन एज जीरो सम गेम। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें कोई एडिशन नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, एंड अदरवाइज इट इज नॉन जीरो सम गेम। अगर एक फर्म का जो भी बेनिफिट है दूसरी फर्म के लॉस से ज़्यादा है या कम है, दैट इज नोन एज नॉन जीरो सम गेम। These are some terms. For example, what is zero sum game? A zero sum game is one in which the gain of one player, तो जीरो सम गेम कौन सी होती है? जीरो सम गेम वो होती है जिसमें एक प्लेयर का गेन, प्लेयर मीन्स फर्म का गेन, comes at the expense and is exactly equal to the loss of the other player। तो दूसरा जो प्लेयर है या दूसरी जो फर्म है उसके लॉस के बराबर एग्जैक्टली इक्वल एक फर्म का गेन है। तो एक फर्म का जो गेन है वो दूसरी फर्म के लॉस के बिल्कुल बराबर है। ऐसा अगर है तो उसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम। इफ द gains or losses of one firm do not come at the expense of or provide equal benefit to the other firm, मतलब किसी एक फर्म का जो गेन है वो दूसरी फर्म के कॉस्ट पे ना आए और उसका जो लॉस है वो दूसरी फर्म को इक्वल बेनिफिट ना हो, द अदर फर्म, वी हैव अ नॉन ज़ीरो सम गेम। मतलब जो दोनों फर्म्स हैं, जो दोनों प्लेयर्स हैं, उनका जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको अगर हम इकट्ठा करके देखें तो नेट प्रॉफिट माइनस लॉस अगर ये ज़ीरो आ गया इट मीन्स ज़ीरो सम गेम। अगर ये नॉन ज़ीरो आया, चाहे पॉजिटिव आ गया चाहे नेगेटिव आ गया, देन इट इज़ नॉन ज़ीरो सम गेम। फॉर एग्जांपल, इफ बाय एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट्स ऑफ बोथ फर्म्स राइज, सपोज दो फर्म्स हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, तो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद दोनों फर्म्स के प्रॉफिट बढ़ गए, इट इज़ नोन एज पॉजिटिव सम गेम। इफ प्रॉफिट्स ऑफ बोथ फर्म्स डिक्लाइन, देन इट इज़ नोन एज नेगेटिव सम गेम। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने गेम थ्योरी चैप्टर में यूज़ करनी है। दिस इज
process, a concept, dominant strategy. What is the meaning of dominant strategy? Dominant strategy is the optimal choice for a player no matter what the opponent does. मतलब एक कोई फर्म है, दूसरी फर्म जो भी स्ट्रेटजी अपनाए, जो पहली फर्म है उसने जैसे करना है उसको वैसे ही करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ द अदर फर्म। तो पहली जो फर्म है उसकी स्ट्रेटजी जो है वो बनेगी डोमिनेंट। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज two firms A and B have to decide about the advertisement of their products. Suppose दो firms हैं A and B, उन दोनों ने अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए डिसीजन लेना है कि क्या वो उसको एडवर्टाइज करें या ना करें। तो उसका जो पे ऑफ मैट्रिक्स है गेन्स का, वो ये दिया हुआ है, गेन्स का पे ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो क्या गेन होगा, अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो क्या गेन होगा। तो दोनों गेन की ही सिचुएशंस हैं इस टेबल में। एंड दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म। एक साइड हमने लगाया है ए फर्म को, उस फर्म अगर वो एडवर्टाइज करे तो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट ना करे तो क्या होगा। दूसरी साइड है बी फर्म, अगर वो एडवर्टाइज करे तो क्या होगा, अगर एडवर्टाइज ना करे तो क्या होगा। तो इसके ये जो रो कॉलम हैं इसमें ये जो सेल दिए हुए हैं, इन ईच सेल देयर आर टू वैल्यूज। जो फर्स्ट वैल्यू है इन ईच सेल, फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट value deals with firm A and second number deals with firm B। तो इसको हम डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। सपोज बी फर्म इज इन रेड सर्कल, तो दिस इज फर्म बी। ये जो है ये बी फर्म के लिए है, ऐसे ही ये जो है ये बी फर्म के लिए है। और ये जो पॉइंट्स हैं 3 and 4, these are also for बी फर्म। तो जब भी हम बी फर्म का गेन देखेंगे, बी फर्म का जब भी हम गेन उसको एडवर्टाइज करने से हुआ कितना हुआ, ना एडवर्टाइज करने से कितना हुआ, जब भी हम बी फर्म को देखेंगे तो इस रेड सर्कल को देखेंगे, और जब भी हम ए फर्म को देखेंगे तो फर्स्ट नंबर को देखेंगे 4 2 5 3। In this case, in this table, both firms A and B have the dominant strategy of advertising। तो इस टेबल में, इस मैट्रिक्स में ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन गया। अगर हम इसके टर्मिनोलॉजी द्वारा देखें तो अब आप सारे पॉइंट समझ सकते हो। प्लेयर्स, so these are two players, firm A, firm B। strategies, एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, दिस इज द स्ट्रेटजीज। पे ऑफ, जो भी ए का गेन है, जो भी बी का गेन है, दिस इज पे ऑफ। तो हमने इसको
एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, रो कॉलम में लिख लिया, तो दिस इज पे ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ हैं वो है पे ऑफ की, इसलिए हम इसको बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। और ज़ीरो सम गेम, नॉन ज़ीरो सम गेम, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जिनको हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ पहले हम ए फर्म की बात करते हैं। सपोज इन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, सपोज फर्म बी एडवर्टाइज। सपोज करो बी फर्म ने सोचा कि वो एडवर्टाइज करेंगे, मतलब वन टाइम के लिए ये नहीं है। ये पॉइंट सपोज हमने छुपा दिया, ये नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट है। इसमें क्या है, बी एडवर्टाइजेस, तो बी फर्म एडवर्टाइज करेगी। तो अगर बी फर्म एडवर्टाइज करेगी तो ए फर्म का रिएक्शन क्या होना चाहिए? ए फर्म एडवर्टाइज करे या ना करे? देखो, द गेन ऑफ फर्म ए इज 4 इफ इट एडवर्टाइज। अगर ए फर्म एडवर्टाइज करती है तो उसको गेन होगा 4। क्लियर? क्योंकि ये एडवर्टाइज वाला कॉलम हमने देखना है बस। तो अगर ए फर्म एडवर्टाइज करती है तो ए को गेन होगा 4, क्योंकि ये दूसरी फर्म है, उसने डिसाइड किया एडवर्टाइज। तो ये वाला कॉलम हम देख रहे हैं, ए को एडवर्टाइज करे तो 4 गेन होगा, ए एडवर्टाइज ना करे तो उसको 2 गेन होगा, and 2 if it don't advertise. Thus, the favorable situation for A is to advertise. तो इन दोनों में से जो A के लिए फेवरेबल है वो है एडवर्टाइज करना। तो A के लिए A is to advertise irrespective of B। अब हम इसको चेक करते हैं। अब सेकंड पॉइंट, ये वाला, सपोज बी डोंट एडवर्टाइज। सपोज बी एडवर्टाइज नहीं करता, तो फिर ए को क्या करना चाहिए? द गेन ऑफ फर्म ए इज 5 इफ इट एडवर्टाइज। अब अगर ए एडवर्टाइज करे तो उसको गेन होगा 5, क्योंकि बी ने सोचा कि एडवर्टाइज नहीं करना। तो अगर ए एडवर्टाइज करता है तो उसको गेन होगा 5। अगर ए एडवर्टाइज नहीं करता तो उसको गेन होगा 3 ए को। तो इस केस में भी ए को एडवर्टाइज करने का ही बेनिफिट है, क्योंकि ज़्यादा गेन है 5, इसलिए फर्म ए इज टू एडवर्टाइज। मतलब अगर बी फर्म एडवर्टाइज करती है तो ए का डिसीजन है एडवर्टाइज। अगर फर्म बी एडवर्टाइज नहीं करती तो भी ए का डिसीजन है टू एडवर्टाइज। मतलब जैसे हमने इसके मीनिंग में देखा था, डोमिनेंट स्ट्रेटजी इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर ए प्लेयर नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट डज। तो इसका जो ओपोनेंट है बी फर्म, वो चाहे एडवर्टाइजमेंट करे चाहे एडवर्टाइजमेंट ना करे, बट ए के पास एक ही चॉइस है, बेस्ट ऑप्टिमम चॉइस, दैट इज टू एडवर्टाइज। इसलिए जो ए फर्म की स्ट्रेटजी है वो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। अब हम बी फर्म की स्ट्रेटजी चेक करते हैं। तो जब हम बी फर्म को देखेंगे तो ए फर्म सपोज एडवर्टाइज करती है, तो पहले हम ये रो देखेंगे। तो बी को क्या करना चाहिए? बी के जो गेन्स हैं वो रेड वाले हैं, रेड सर्कल में।
सपोज फर्म ए एडवर्टाइज करती है, अगर बी एडवर्टाइज करे तो उसको गेन है 3, अगर बी एडवर्टाइज ना करे तो उसको गेन है 1। तो बी को एडवर्टाइज करने में ज़्यादा गेन है, इट मीन्स बी इज टू एडवर्टाइज। और अब हम वो चेक करें, अगर ए एडवर्टाइज ना करे देन, अगर ए एडवर्टाइज ना करे बी एडवर्टाइज करे तो बी को गेन है 5, अगर बी एडवर्टाइज ना करे तो बी को गेन है 2। तो इन दोनों में से अगर हम देखें 5 and 2, बी हैज़ टू एडवर्टाइज। तो बी की जो स्ट्रेटजी है वो है एडवर्टाइज, चाहे ए फर्म एडवर्टाइज करे चाहे ना करे। मतलब ए फर्म की जो भी स्ट्रेटजी हो, बी फर्म के पास एक फिक्स डिसीजन है टू एडवर्टाइज। ऐसे ही बी फर्म की चाहे जो भी स्ट्रेटजी हो, ए फर्म के पास एक फिक्स डिसीजन है टू एडवर्टाइज। ऐसा होगा या नहीं होगा, दोनों फर्म्स ऐसे करेंगी, हम वो बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या होता है। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या होता है कि दूसरा जो प्लेयर है वो जो भी करे, आपके पास एक ऑप्शन ही बेस्ट है, इसलिए हम बोलते हैं डोमिनेंट। एक स्ट्रेटजी ही आपके पास बेस्ट है, दैट इज द डोमिनेंट स्ट्रेटजी। This is another concept that is known as Nash equilibrium. Given in 1951, ये जो Nash equilibrium है ये 1951 में आया था by Princeton University. Princeton University is in US. मैथमेटिशियन, वो मैथमेटिशियन थे एंड नोबेल प्राइज विनर, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है इन इकोनॉमिक्स इन 1994, जॉन फॉर्बस नैश जूनियर। तो ये इनका नाम है, जॉन नैश कॉमनली इनको बोलते हैं। तो इसी नाम से हमने बनाया हेडिंग नैश इक्विलिब्रियम। तो ये नैश इक्विलिब्रियम जो है ये 1951 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन ने दिया था कॉन्सेप्ट। ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं। सपोज, अब ये क्या है नैश इक्विलिब्रियम, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज फॉर टू फर्म्स ए एंड बी द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गेन्स इज एज फॉलोस। तो सपोज जैसे हमने पहले अभी बनाया डोमिनेंट स्ट्रेटजी में, सपोज बी फर्म के लिए ए फर्म के लिए जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो ये गिवन है, अगेन ये एडवर्टाइजमेंट को लेके है। तो इसमें भी हम वही काम करते हैं। बी फर्म सपोज इज इन रेड सर्कल, तो जो ये सेकंड नंबर है दिस इज रिलेटेड टू बी, एंड जो फर्स्ट नंबर है दिस इज रिलेटेड टू ए। एंड सिमिलरली ये जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड विद फर्म बी, और जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट है दिस इज रिलेटेड विद फर्म ए। इन दिस केस अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, फर्म ए हैज़ नॉट द डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ए फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, वो हम चेक करेंगे। बट फर्म बी हैज़ द डोमिनेंट स्ट्रेटजी,
बट बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी कैसे पता चलती है, जैसे हमने अभी डिसाइड किया बी एडवर्टाइज करे या ना करे, दोनों केस में ए को एडवर्टाइज करना चाहिए। इट मीन्स ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। ऐसे ही ए एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, बी को एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। ये बी के लिए है, तो बी की ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। मतलब ए में अगर ये दोनों पॉइंट सेम आते हैं तो ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। बी में अगर ये दोनों पॉइंट सेम आते हैं तो बी की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। इसमें दोनों की है, ए एंड बी की। अब हम इसमें चेक करते हैं। क्या दोनों पॉइंट सेम आते हैं या नहीं। इन दिस केस फर्म ए हैज़ नॉट द डोमिनेंट स्ट्रेटजी। इट मीन्स ए के दोनों पॉइंट सेम नहीं आएंगे, बी के आएंगे। देखो, सपोज फर्म बी एडवर्टाइज करती है दिस वन। ये कॉलम नहीं है, इस कॉलम को आप कवर कर लो। ये कॉलम है, बी ने डिसाइड किया टू एडवर्टाइज। अब अगर ए एडवर्टाइज करे तो उसको गेन है 4। अगर ए एडवर्टाइज ना करे तो उसको गेन है 2। द गेन ऑफ फर्म ए इज 4 इफ इट एडवर्टाइज एंड 2 इफ इट डोंट एडवर्टाइज। तो इन दोनों में अगर हम देखें, जो ज़्यादा गेन है दैट इज 4। द फेवरेबल सिचुएशन फॉर फर्म ए इज टू एडवर्टाइज, इसलिए इसको एडवर्टाइज करना चाहिए। तो इस फर्स्ट पॉइंट के बेस पे हमने देखा कि अगर बी एडवर्टाइज करता है तो फर्म को एडवर्टाइज करने में बेनिफिट है। तो अगर ये बी एडवर्टाइज ना करे, फिर हम अगर देखें, फिर ए को क्या करना चाहिए। सपोज फर्म बी डोंट एडवर्टाइज, द गेन ऑफ फर्म ए इज 5। अब ये कॉलम एप्लीकेबल होगा। इफ इट एडवर्टाइज, तो अगर ए एडवर्टाइज करता है तो उसको गेन होगा 5। अगर ए एडवर्टाइज नहीं करता तो ए को गेन होगा 6। इट मीन्स इस केस में इस कॉलम के अकॉर्डिंग ए को एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। फर्म ए इज टू डू नॉट एडवर्टाइज, इसको एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। तो अगर बी एडवर्टाइज करता है फॉर 2, फिर तो ए को एडवर्टाइज करना चाहिए। अगर बी एडवर्टाइज नहीं करता तो फिर ए को एडवर्टाइज 6 ज़्यादा है, नहीं करना चाहिए। तो एक सिचुएशन में एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, एक सिचुएशन में ए को एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। इसलिए ए की जो स्ट्रेटजी है वो डोमिनेंट नहीं है। तो बी की क्या स्ट्रेटजी है, अब हम ये चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर के बेस का रेड सर्कल के बेस पे, सपोज फर्म ए एडवर्टाइज, ए सपोज एडवर्टाइज करता है, तो ये फर्स्ट रो हम देखेंगे, रेड कॉलम में रेड वैल्यूज देखेंगे हम। ए सपोज एडवर्टाइज करता है, तो अगर बी एडवर्टाइज करे तो उसको बेनिफिट है 3। अगर बी एडवर्टाइजमेंट ना करे तो उसको बेनिफिट है 1। क्योंकि हम फर्स्ट रो देख रहे हैं, ए ने डिसाइड किया एडवर्टाइजमेंट। अब बी एडवर्टाइजमेंट करेगा तो 3 गेन होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा तो 1 गेन होगा।
तो इस केस में ये बड़ा है 1 से, इसलिए बी को एडवर्टाइज करना चाहिए लाइक दिस, बी इज टू एडवर्टाइज। तो हमारा ये पहला डिसीजन हो गया कि अगर ए फर्म एडवर्टाइज करती है तो बी शुड आल्सो एडवर्टाइज। अब अगर ए फर्म एडवर्टाइज नहीं करती, फिर इन दिस केस अगर बी फर्म एडवर्टाइज करे तो उसको गेन होगा 5, अगर बी फर्म एडवर्टाइज ना करे तो उसको गेन होगा 2। तो यहाँ पे 5 एंड 2 में से हमने देखना है 5 इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स फर्म बी विल एडवर्टाइज। तो इसमें भी जो डिसीजन हुआ, फर्म बी इज टू एडवर्टाइज, तो इसके दोनों पॉइंट सेम हैं। ए एडवर्टाइज करे या ना करे, बी को एडवर्टाइज करना ही चाहिए। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इन दिस मैट्रिक्स फर्म ए हैज नॉट द डोमिनेंट स्ट्रेटजी बट फर्म बी हैज द डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो ए फर्म जो भी एक्शन करे बी फर्म को एडवर्टाइज करना ही चाहिए। Then what firm A should do depends on what firm B does. तो B को तो एडवर्टाइजमेंट करना ही चाहिए, A चाहे कुछ भी करे, बट A को क्या करना चाहिए ये डिपेंड करेगा B के ऊपर। अब देखो, अगर इफ फर्म ए नोज द पे ऑफ मैट्रिक्स, अगर इस पे ऑफ मैट्रिक्स का ए फर्म को पता हो, इट कैन फिगर आउट दैट फर्म बी हैज द डोमिनेंट स्ट्रेटजी फॉर एडवर्टाइजिंग। तो उस मैट्रिक्स के बेस पे ए फर्म को पता लग सकता है, ए फर्म कैलकुलेट कर सकती है कि बी फर्म को एडवर्टाइज करने में ही बेनिफिट है। इट मीन्स बी फर्म एडवर्टाइज करेगी। Therefore, the optimal strategy for A is also to advertise। क्योंकि इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर ये जो मैट्रिक्स है, अगर सपोज ए फर्म को इसका पता हो तो ए फर्म को पता लग जाएगा कि बी फर्म ज़रूर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो अगर बी फर्म एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ए को क्या करना चाहिए, ए को भी एडवर्टाइज करना चाहिए। Therefore, the optimal strategy for A is also to advertise। This is called Nash equilibrium। इसको हम बोलते हैं Nash equilibrium। क्या मीनिंग है इसका? Thus, Nash equilibrium is a situation in which each player chooses an optimal strategy given the strategy chosen by the other player। मतलब दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटजी का अगर आपको पता है तो उसके बेस पे आप अपने लिए जो बेस्ट और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी चूज करते हो उसको हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। जैसे इस केस में ए फर्म को बी फर्म की स्ट्रेटजी पता है कि वो एडवर्टाइज करेंगे, तो इस केस में अगर बी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ए को भी एडवर्टाइज करना चाहिए। तो ए ये डिसीजन लेगा, ए ने डिसीजन ले लिया टू एडवर्टाइज, तो ये बन गया नैश इक्विलिब्रियम। अगर ए ने ये डिसीजन नहीं लिया, सपोज ए ने ये डिसीजन ले लिया, फिर नैश इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। तो दूसरे की स्ट्रेटजी पता करने के बाद अपने लिए ऑप्टिमल डिसीजन लेना, इसको कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम।
this is another concept in this chapter that is known as prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma means, suppose कोई क्राइम है, कुछ हो गया, कोई क्राइम हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो उस को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस ने सपोज 2 लोगों को पकड़ा। अब दोनों लोगों को अलग अलग पुलिस पूछ रही है कि आपने क्राइम किया, आपने क्राइम किया, तो उसको माने या ना माने, दिस इज डायलेमा। तो पहले हम प्रिजनर डायलेमा समझेंगे, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। फिर हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में कैसे इसको यूज किया जाता है। This refers to a situation in which each firm adopts its dominant strategy। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर एक फर्म अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी को अपना लेती है, बट ईच कुड डू बेटर। परंतु दोनों जो सारी फर्म्स और भी बढ़िया कर सकते हैं, मतलब और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बाय कोऑपरेटिंग। अगर वो आपस में कोऑपरेट करें तो वो अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी चूज़ करने की बजाय और भी ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं। सपोज इन अ क्रिमिनल केस देयर आर 2 सस्पेक्ट्स कॉट बाय द पुलिस। तो कोई क्रिमिनल केस है जिसके शक पे पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। द कोर्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग बोथ सस्पेक्ट्स इन सेपरेट रूम्स। तो दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। अलग अलग रखने का मतलब बोथ आर नॉट कोऑपरेटिंग नाउ, क्योंकि एक ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई दूसरे को नहीं पता, दूसरे ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई पहले को नहीं पता, तो दोनों कोऑपरेट नहीं करेंगे, दोनों अपनी अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी अपना लेंगे। देखो, तो इसका जो पे ऑफ मैट्रिक्स है, सपोज ये वाला है। इसमें हम 2 सस्पेक्ट अज्यूम करके चल रहे हैं, सस्पेक्ट ए एंड सस्पेक्ट बी। तो ए सस्पेक्ट मान गया, कन्फेस कर लिया उसने कि हाँ मैंने क्राइम किया है। तो ये दिस इज पुनिशमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स इन जेल, तो उसको 5 ईयर जेल मिलेगा। अगर वो नहीं मानता तो 10 ईयर जेल मिलेगा। 0, 1 ये सब ए की वैल्यूज़ हैं। ये बी सस्पेक्ट है, तो जो पीछे वाला नंबर है ये बी की वैल्यूज़ हैं। अगेन हम इसको रेड सर्कल कर लेते हैं। बी वैल्यूज़, these are the values belong to B, and third and fourth point again these belong to B। तो ये जो है पे ऑफ मैट्रिक्स, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स इन जेल एज पुनिशमेंट, कितने नंबर ऑफ ईयर्स की जेल मिल सकती है। तो दोनों सस्पेक्ट को अलग अलग पूछा जा रहा है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं, सपोज सस्पेक्ट बी कन्फेस। सपोज बी जो सस्पेक्ट है ये मान गया कि हाँ मैंने क्राइम किया है, तो ये कॉलम खत्म हो गया। ओनली दिस कॉलम। अगर बी मान गया तो ए को क्या करना चाहिए? अगर ए भी मान जाए
कन्फेस करे, देन ए विल गेट 5 ईयर जेल। अगर ए ना माने, डोंट कन्फेस, देन ए विल गेट 10 ईयर इन जेल। तो अगर ए मान जाए कि हाँ मैंने क्राइम किया है, बी माना हुआ है, बी माना हुआ है, तो ए अगर मान जाए तो उसको 5 साल की सज़ा मिलेगी, और ना माने तो 10 साल की सज़ा मिलेगी। तो इस केस में जो ए की स्ट्रेटजी होगी, फेवरेबल सिचुएशन जो ए के लिए होगी, वो होगी टू कन्फेस, कि वो मान जाए। द सस्पेक्ट ए विल गेट 5 ईयर जेल इफ़ ही आल्सो कन्फेस। आल्सो इसलिए लगाया है क्योंकि बी पहले ही कन्फेस कर गया सपोज। तो अगर ए कन्फेस कर जाए तो उसको 5 ईयर जेल होगी एंड 10 ईयर जेल इफ़ ही डोंट कन्फेस, इफ़ ही डज नॉट कन्फेस। तो फिर ए को 10 साल जेल होगी अगर ए नहीं मानता। इसलिए जो फेवरेबल सिचुएशन है ए के लिए वो है कि वो मान जाए, क्योंकि इसमें कम ईयर हैं जेल में, पनिशमेंट कम ईयर्स की है। तो अब हम देखते हैं, अगर बी ना माने, दिस कॉलम, अगर बी ना माने, ए मान जाए, तो ए को कर देंगे फ्री। और अगर ए भी ना माने तो ए को मिलेगी 1 ईयर जेल। एक साइड है 1 ईयर जेल, एक साइड है फ्री। इट मीन्स द फेवरेबल सिचुएशन फॉर ए इज टू फ्री, दैट इज कन्फेस। तो फेवरेबल सिचुएशन ए के लिए है टू कन्फेस। तो इसमें भी था टू कन्फेस, इसमें भी है टू कन्फेस। इट मीन्स जो ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो है टू कन्फेस। बी कन्फेस करे या ना करे, इन बोथ केसेस ए की जो फेवरेबल स्ट्रेटजी है वो है टू कन्फेस। बी कन्फेस करे, बी ना करे, ए के लिए दोनों पॉइंट सेम हैं, टू कन्फेस। अब हम बी देखते हैं कि बी को क्या करना चाहिए। सपोज सस्पेक्ट ए कन्फेस, फर्स्ट रो। सपोज ए जो है वो मान गया, तो बी माने या ना माने, ये पीछे वाला नंबर। अगर बी भी मान जाए तो उसको 5 ईयर जेल, अगर बी ना माने तो बी को 10 ईयर जेल। ए मान गया सपोज, तो इस केस में बी को मानने में फ़ायदा है, क्योंकि इसमें है 5, इसमें है 10। द फेवरेबल सिचुएशन फॉर बी is to confess this point। पहले ये पॉइंट है, सपोज सस्पेक्ट ए कन्फेस, ए अगर मान गया तो बी को मानना चाहिए, क्योंकि उसको मिलेंगे 5 ईयर जेल, नहीं मानेगा तो मिलेंगे 10 ईयर जेल। अब हम देखते हैं, अगर ए नहीं मानता, ए डोंट कन्फेस, फिर क्या होगा। इफ़ ए डोंट कन्फेस तो बी मान जाए, फ्री हो जाएगा। बी ना माने तो उसको 1 ईयर जेल होगी। तो इसमें भी जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है और जो स्ट्रेटजी फेवरेबल सिचुएशन है बी के लिए वो है कि वो मान जाए, कन्फेस कर जाए। मतलब इसमें भी वही हुआ कि ए कन्फेस करे या ना करे, बी के दोनों पॉइंट हैं सेम, मतलब बी को कन्फेस करना ही चाहिए। क्लियर।
तो दोनों की जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो दोनों की है कन्फेस करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, दोनों कन्फेस कर जाएंगे, दोनों अपनी अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी अपना लेंगे। तो दोनों अगर कन्फेस कर जाएंगे तो ऐसे होगा, ए को भी 5 ईयर जेल मिल जाएगी, बी को भी 5 ईयर जेल मिल जाएगी। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, इफ ईच सस्पेक्ट डिड नॉट कन्फेस, सपोज करो दोनों कन्फेस ना करते, ये भी कन्फेस ना करते और ये भी कन्फेस ना करते, तो इसको और इसको हम इस सेल में आ जाते। अगर दोनों कन्फेस ना करें, ईच वुड गेट ओनली ए 1 ईयर जेल, तो दोनों को ए का 1 पॉइंट, बी का 1 पॉइंट। तो अगर ये दोनों ही ना माने तो दोनों को 1 साल सजा होगी। बट बिकॉज ऑफ नो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, क्योंकि दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ईच विल अडॉप्ट हिज डोमिनेंट स्ट्रेटजी, तो दोनों अपनी अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी अपना लेंगे, कन्फेस कर लेंगे और दोनों को 5 ईयर जेल मिल जाएगा। मतलब दोनों अलग अलग रखने का मीन कि दोनों की कोऑपरेशन नहीं है। ए बी को पूछे तो क्या कर रहा है, बी ए को पूछे तो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो हम कहना ये चाहते हैं, देखो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में देखा, ईच फर्म अडॉप्ट्स डोमिनेंट स्ट्रेटजी, सारे अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी अपना लेते हैं, बट ईच कुड डू बेटर, बेटर कर सकते हैं बाय कोऑपरेटिंग, अगर वो कोऑपरेट करें। तो दिस इज द प्रिजनर डायलेमा। इसको हम अब इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं विद द एग्जांपल ऑफ फर्म, प्रिजनर डायलेमा फॉर फर्म्स। तो इसके लिए हमने ए एंड बी 2 फर्म्स लिए हैं, वही पे ऑफ मैट्रिक्स है, प्राइस लो करनी चाहिए या हाई करनी चाहिए, ए को बी को प्राइस लो करनी चाहिए या हाई करनी चाहिए, तो उनको क्या गेन होगा ये लिखा हुआ है। तो वैसे ही जो फर्स्ट नंबर है इन ईच सेल दैट बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड नंबर बिलोंग्स टू फर्म बी। तो अगेन हम इसको रेड सर्कल कर लेते हैं, दिस इज फॉर बी फर्म, जो रेड सर्कल है, सपोज फर्म बी सेट लो प्राइस, सपोज करो बी फर्म ने लो प्राइस सेट किया। तो अगेन ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट ए फर्म के हैं, थर्ड फोर्थ पॉइंट बी फर्म के हैं। तो इसको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमने अज्यूम किया, सपोज बी सेट द लो प्राइस, लो प्राइस बी ने सेट कर लिया, ये कॉलम एप्लीकेबल है, ये ख़त्म हो गया। तो ए को क्या करना चाहिए, अगर ए लो प्राइस सेट करे तो ए को गेन होगा 2, अगर ए हाई प्राइस सेट करे तो ए को गेन होगा 1। तो इन दोनों में जो ज़्यादा गेन है 2 1 वो इसमें है, तो ए जो है वो लो प्राइस सेट करेगा। तो ए इज टू सेट लो प्राइस, ये हो गया ए का डिसीजन अगर बी लो प्राइस रखे। अब सेकंड पॉइंट, सपोज फर्म बी सेट्स हाई प्राइस, सपोज बी ने हाई प्राइस रखा,
फिर ए अगर लो प्राइस रखे तो उसको गेन होगा 5, ए अगर हाई प्राइस रखे तो उसको गेन होगा 3। तो 3 5 में से 5 से बड़ा है गेन, तो ए रखेगा लो प्राइस इन दिस केस। तो दोनों पॉइंट सेम हो गए। ए इज टू सेट लो प्राइस, चाहे बी लो प्राइस रखे चाहे बी हाई प्राइस रखे, ए को लो प्राइस रखने में ही बेनिफिट है। तो ए क्या करेगा, अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी अपनाएगा एंड ए विल सेट लो प्राइस। अब हम बी को चेक करते हैं। सपोज फर्म ए सेट्स लो प्राइस, सपोज ए ने लो प्राइस रखा, तो ये फर्स्ट रो अप्लाई होगी। बी को क्या करना चाहिए, ये सेकंड सर्कल वाले जो वैल्यूज हैं ये बी की वैल्यूज हैं। फर्स्ट रो चल रही है, ए ने सेट किया लो प्राइस। अब बी लो प्राइस रखेगा तो 2 गेन होगा, बी हाई प्राइस रखेगा तो 1 गेन होगा। तो 2 and 1, 2 is greater than 1, it means B will also set low price। तो अगर A firm sets low price तो B is to set the low price। तो B की ये स्ट्रेटजी होगी, B is to set low price। अगर सपोज फर्म A sets high price, सपोज A फर्म हाई प्राइस सेट करे, ये सेकंड रो अप्लाई होगी। तो बी को क्या करना चाहिए, बी अगर लो प्राइस रखेगा तो 5 गेन, बी अगर हाई प्राइस रखेगा तो 3 गेन, 5 and 3, 5 greater than 3। तो ये गेन ज़्यादा है, इट मीन्स बी विल सेट द लो प्राइस इन दिस केस। तो बी इज टू सेट लो प्राइस। लो प्राइस ये भी सेम हो गया। इट मीन्स चाहे ए लो प्राइस रखे चाहे ए हाई प्राइस रखे, बी की जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो है लो प्राइस, ए की जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है वो है लो प्राइस। तो क्या होगा, दोनों फर्म्स अपनी अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी अपनाएंगे। सपोज ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, दोनों अपनी अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी अपनाएंगे और दोनों ही लो प्राइस रख लेंगे, तो उनको दोनों को गेन होगा 2-2। However, बाय कोऑपरेटिंग, बट अगर ये कोऑपरेट करें, बोथ फर्म्स कैन चार्ज हाई प्राइस, दोनों हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। हाई प्राइस चार्ज करने से इनको गेन होगा 3-3। Therefore, firms are in prisoner dilemma। तो वही केस बन गया डायलेमा वाला। दोनों ने अपनी अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजी अपनाई, एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे से कोऑपरेट किए बिना। तो दोनों ने लो प्राइस सेट कर ली और दोनों को गेन हुआ 2-2। अगर दोनों इकट्ठे हों, कोऑपरेट करें, एक दूसरे से राइवल ना हो, तो ये दोनों ही हाई प्राइस रख सकते हैं, तो दोनों को ज़्यादा गेन हो सकता है। तो हम कहना क्या चाहते हैं प्रिजनर डायलेमा में, कि चाहे वो क्रिमिनल केस है चाहे वो फर्म का केस है, कि बिना कोऑपरेट करे जो नेगेटिव चीज़ मिल रही है वो ज़्यादा ले रहे हैं, पॉजिटिव को छोड़ रहे हैं। जो कम गेन है उसको ले रहे हैं, ज़्यादा को छोड़ रहे हैं। Hence, each firm will charge low price। तो लो प्राइस ही चार्ज करेगी दोनों फर्म, बिकॉज इट कैन नॉट ट्रस्ट इट्स राइवल, क्योंकि दोनों एक दूसरे को
कोऑपरेट नहीं करते, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। This is another concept, repeated games and tit for tat strategy. In case of prisoner dilemma, जो हमने अभी स्टडी किया, it is found that profits can be increased by cooperating. तो हमने देखा कि कॉपरेशन करने से जो प्रॉफिट हैं वो हम ज़्यादा ले सकते हैं। बट दिस कॉपरेशन डज नॉट कम एट वंस, पर ये जो कॉपरेशन है वो एकदम नहीं आती। बट मैनी टाइम्स ओवर मैनी ईयर्स, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है फर्म को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने में। थ्रू रिपीटेड गेम्स, रिपीटेड गेम्स मीन्स जब वो एक फर्म अपने एक्शन का दूसरी फर्म क्या रिएक्शन करती है, दूसरी फर्म के रिएक्शन का एक फर्म फिर क्या रिएक्शन करती है, ये वो सारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, बिहेवियर जो वो प्रैक्टिकल चेक कर रहे हैं, वो रिपीटेड गेम्स हम उसको बोल रहे हैं कि बारी बारी क्या बिहेव किया एक दूसरी फर्म ने। तो इसको सालों साल के एक दूसरे के बिहेवियर के बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि क्या वो मेरा राइवल है जो है, क्या मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूं या ना करूं। आर एक्सेलरॉड इन हिज बुक, आर एक्सेलरॉड ने ये पॉइंट दिया था, रिपीटेड गेम्स एंड टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी। उसने एक बुक लिखी है, द एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन का एवोल्यूशन। 1984 में उन्होंने ये बुक लिखी है। एक्सेलरॉड found that in such repeated games the best strategy is tit for tat। तो एक्सेलरॉड के अकॉर्डिंग जो रिपीटेड गेम्स हैं उसकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी। तो टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी क्या है? बिगिन बाय कोऑपरेटिंग। तो एक्सेलरॉड के अकॉर्डिंग आप जो पहली फर्म है, सपोज ए फर्म है, वो कोऑपरेट करे पहले, एंड कंटिन्यू टू कोऑपरेट एज लॉन्ग एज योर ओपोनेंट कोऑपरेट्स। मतलब ए फर्म सपोज कोऑपरेट करने से स्टार्ट करे, अगर बी ने भी कोऑपरेट किया तो फिर ए कोऑपरेट करे, अगर बी ने फिर कोऑपरेट किया तो ए फिर कोऑपरेट करे, बी ने फिर कोऑपरेट किया तो ए फिर कोऑपरेट करे। मतलब जब तक बी कोऑपरेट करता जाएगा, एज लॉन्ग एज योर ओपोनेंट कोऑपरेट्स, तो ए फर्म कोऑपरेट करती जाएगी। इफ ही बिट्रेज यू, अगर बी फर्म ने कोऑपरेट ना किया किसी भी स्टेप पर, द नेक्स्ट टाइम यू बिट्रे हिम बैक, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप भी, ए फर्म भी बी को कोऑपरेट ना करे। क्लियर? उसके बाद इफ ही देन कोऑपरेट्स, उसके बाद अगर बी ने सपोज कोऑपरेट किया किसी स्टेप पे, नेक्स्ट टाइम यू आल्सो कोऑपरेट। तो जब बी फर्म ने दोबारा कोऑपरेट किया कभी, तो उसके रिएक्शन में ए फर्म भी कोऑपरेट करे। तो पहले ए फर्म कोऑपरेट करे ये ज़रूरी नहीं है, चाहे पहले बी फर्म कोऑपरेट करे। कहने का मतलब एक फर्म पहले कोऑपरेट से स्टार्ट करे और तब तक कोऑपरेट करती रहे जब तक दूसरी फर्म कोऑपरेट कर रही है।
अगर दूसरी फर्म ने सपोज करो कॉपरेट करना बंद कर दिया, फिर आप कॉपरेट मत करो। और अगर आने वाले टाइम में अगर दूसरी फर्म ने फिर कॉपरेट स्टार्ट कर दिया, देन यू अगेन कॉपरेट। ऐसा है टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी गिवन बाय एक्सेलरॉड। इसकी कुछ कंडीशंस हैं टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी की। तो कैसे ये सक्सेस होती है? फर्स्ट कंडीशन, ए रीजनेबल स्टेबल सेट ऑफ प्लेयर्स इज रिक्वायर्ड। तो जो प्लेयर्स हैं वो स्टेबल होने चाहिए, मतलब जो फर्म्स हैं वो फिक्स्ड हों, रीजनेबली फिक्स हों, जैसे 4, 5, 6 फिक्स हो। बारी बारी फर्म्स की जो नंबर है वो कम ज़्यादा ना हो। इफ़ द प्लेयर्स चेंज फ्रीक्वेंटली, अगर फर्म्स का नंबर बारी बारी चेंज होता रहेगा, देयर इज़ लिटिल चांस फॉर कोऑपरेटिव बिहेवियर टू डेवलप। तो कोऑपरेटिव बिहेवियर डेवलप नहीं होगा। एक तो ये कंडीशन है, क्योंकि अगर बारी बारी फर्म कभी ज़्यादा हो गई कभी कम हो गई, तो आपने जिसको कोऑपरेट किया सपोज वो चली गई, कोई और आ गई, फिर आप उसको कोऑपरेट करोगे तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, देयर मस्ट बी ए स्मॉल नंबर ऑफ प्लेयर्स। मतलब जो फर्म्स हैं, नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो थोड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा हुई, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट ईच इज़ डूइंग। सपोज 100 फर्म्स हैं, तो सारी फर्म्स, अदर फर्म्स क्या कर रही हैं, क्या स्ट्रेटजी अपना रही हैं, तो आप किस फर्म का आंसर दोगे, किस फर्म को कोऑपरेट करोगे, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो थोड़ी होनी चाहिए। इसीलिए ये जो केस है गेम थ्योरी, दिस इज अंडर ओलिगोपॉली, बिकॉज ओलिगोपॉली में हम मानते हैं देयर आर फ्यू फर्म्स। ईच फर्म कैन क्विकली डिटेक्ट द चीटिंग बाय अदर फर्म्स। तो ये टिट फॉर टैट है, अगर दूसरे ने कोऑपरेट नहीं किया तो आपको भी कोऑपरेट नहीं करना है। इसलिए दूसरी फर्म ने कोऑपरेट किया या नहीं, ये आपको इमीडिएटली पता लग जाना चाहिए, ताकि आप अपना एक्शन डिसाइड कर सको। डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशंस मस्ट बी रिलेटिवली स्टेबल। डिमांड मीन्स AR जो आपको मिलेगा, कॉस्ट जो आपको देनी पड़ रही है, ये चीज़ें भी रिलेटिवली स्टेबल हों, ज़्यादा इनमें चेंज ना आए। अब जैसे डिमांड चेंज हो गई तो आपको प्राइस ज़्यादा मिल गई, या कॉस्ट आपकी बढ़ गई, आपको प्राइस बढ़ानी पड़ गई। तो अगर ये ज़्यादा चेंज होते रहेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन व्हाट इज़ कोऑपरेटिव बिहेवियर एंड व्हाट इज़ नॉट। तो ये मुश्किल हो जाएगा कि आपका बिहेवियर कोऑपरेट है या नहीं, क्योंकि आप तो सही करोगे अपने अकॉर्डिंग। कॉस्ट बढ़ गई तो आपको प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा, कॉस्ट कम हो गई तो आपको कॉस्ट कम करना पड़ेगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए बेटर है कि डिमांड एंड कॉस्ट ज़्यादा चेंज ना हो। एंड द लास्ट कंडीशन इज द गेम इज़ रिपीटेड इनडेफिनेटली। जो गेम है वो इनडेफिनेट तौर पे रिपीट होती रहे, और एटलीस्ट ए वेरी लार्ज एंड अनसर्टन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर इनडेफिनेटली ना भी हम कहें तो बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स, अनसर्टन नंबर ऑफ टाइम्स। इफ़ द गेम इज़ प्लेड फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, अगर ये अनसर्टन नंबर ऑफ टाइम्स ना हो, फाइनाइट नंबर हो, ईच फर्म हैज़ एन इंसेंटिव नॉट टू कोऑपरेट इन द फाइनल पीरियड। सपोज हम सोचें कि हम 80 टाइम्स ही गेम प्ले करेंगे, तो जब 80th टर्न आएगा, वो जिस फर्म का भी आएगा उसको कोऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी फिर, क्योंकि उस फर्म को पता है कि 81st टर्न तो आना नहीं। इसलिए जो दूसरी फर्म है
वो इस फर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इट कैन नॉट बी हार्म्ड बाय द रिटेलिएशन, क्योंकि 80th टर्न जिस फर्म की आई, सपोज बी फर्म की 80th टर्न आई, बी फर्म ने कोऑपरेट नहीं किया, तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम ए को कोऑपरेट नहीं करना चाहिए 81st गेम टाइम, बट 81st आएगा ही नहीं, इसलिए ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो गेम है वो इनडेफिनेटली और जो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स और अनसर्टन नंबर ऑफ टाइम्स चलती रहनी चाहिए। This is another concept in game theory, that is mixed strategy. In game theory, A knows that B will always respond to A's action with the strategy that minimizes A's gains, because this strategy will minimize B's losses. Therefore, player A will adopt maxi-min strategy, that is, A will maximize its minimum gain. Now you understand this. This is mixed strategy, maxi, mini, mini, max, like this. अब देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं। अब ए फर्म जो है, ए फर्म को पता है कि जो बी फर्म है, बी फर्म क्या करेगा। ए फर्म का जो भी एक्शन होगा उसके रिस्पॉन्स में बी फर्म ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएगा कि ए के जो गेन हैं वो मिनिमम हो जाएं। मतलब जो बी है, बी को अगर हम रेड से लिखें, बी क्या चाहेगा, बी ए को मिनिमाइज करना चाहेगा, ए के गेन को बी मिनिमाइज करना चाहेगा। तो बी ने ए के गेन को हर टाइम मिनिमाइज किया। क्लियर? क्योंकि जब बी ए के गेन को मिनिमाइज करेगा तभी इट विल मिनिमाइज बीज लॉसेस, तो बी का फायदा होगा और बी के लॉस कम हो जाएंगे। इसलिए जो बी का काम है, बी का काम है ए के गेन को मिनिमाइज करते जाना। तो उस मिनिमाइज में से ए ने मैक्सिमम निकालना है, दैट इज ए विल मैक्सिमाइज इट्स मिनिमम गेन। बी ने ए के गेन को मिनिमाइज करना है, तो ए ने उसमें से जितना भी वो बेस्ट ले सके, मैक्सिमाइज कर सके उसको, ए ने वो करना है। तो ए की जो स्ट्रेटजी होगी वो होगी मैक्सिमाइज इट्स मिनिमम गेन, जिसको हम बोलते हैं मैक्स मिन स्ट्रेटजी। मैक्स मिन स्ट्रेटजी, मैक्सिमम फ्रॉम मिनिमम, ये ए का है। तो बी क्या अपनाएगा, बी विल अडॉप्ट ए मिनी मैक्स स्ट्रेटजी, मतलब बी विल मिनिमाइज एज गेन्स। तो जो ए के जो गेन हैं मैक्सिमम वाले ये, तो बी ने उसको मिनिमाइज करना है। क्लियर? ऐसा कुछ
है इसमें मिक्स स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गेन्स एंड लॉसेस ऑफ फर्म्स ए एंड बी इज, तो ये गेन और लॉस का हमने पे ऑफ मैट्रिक्स बनाया। इसमें 2 डिजिट नहीं हैं, हर एक सेल में एक ही नंबर है, बट अगेन द रो टाइप दिस इज फर्म ए एंड बी टाइप दिस इज फर्म बी। क्लियर? जो बी का कॉलम है ये बी के लिए है और ये जो रो वाले हैं ये ए के लिए हैं। अब इसमें जैसे 1 0 2 ये क्या है, तो ये मार्केट शेयर है। सपोज A1 मार्केट शेयर या B1 मार्केट शेयर 1, इट मीन्स 1% मार्केट मिल गई, इट मीन्स 2% मार्केट चली गई, मार्केट आपकी खराब नहीं हुई। तो अगर 1 है इट मीन्स यू विल गेन 1% शेयर इन मार्केट। मार्केट सेम शेयर आपके पास है, आपको मार्केट का 2% शेयर मिल गया। आपने मार्केट का 2% शेयर लूज कर दिया, आपने मार्केट का 1% शेयर लूज कर दिया। आपकी मार्केट का शेयर ना लूज हुआ ना आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला। तो ऐसे करके कुछ दिया हुआ है ये, इसको हम स्टडी करते हैं। इफ फर्म ए अडॉप्ट्स स्ट्रेटजी A1, सपोज करो ए फर्म ने A1 स्ट्रेटजी अपनाई, फर्स्ट रो A1 स्ट्रेटजी। A1 स्ट्रेटजी क्या है? A1 स्ट्रेटजी फर्म ए को 1% मार्केट शेयर दे सकती है, कोई मार्केट शेयर नहीं देगी, 2% मार्केट शेयर दे सकती है। तो ये ए के गेन हैं, बी ने इसको मिनिमाइज करना है। तो अगर A1 स्ट्रेटजी अपनाता है तो इस 102 में से जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0। सो बी विल अडॉप्ट B2 स्ट्रेटजी। तो बी फर्म जो है वो B2 स्ट्रेटजी अपनाएगी, ताकि अगर ए ने A1 स्ट्रेटजी अपनाई तो उसका ये रो मिनिमम हो जाए। तो उसने ये रो को मिनिमम करना है, तो ये स्ट्रेटजी अपनाई, इसलिए ये आ गया 0। क्लियर? इफ फर्म ए विल चूज A2 स्ट्रेटजी, अगर सपोज ए फर्म A2 स्ट्रेटजी अपनाए तो ये उसका पे ऑफ मैट्रिक्स है। 2% मार्केट लूज कर दी, 1% मार्केट लूज कर दी, मार्केट शेयर सेम। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है -2, क्योंकि जो भी ए की स्ट्रेटजी है बी ने उसको मिनिमाइज करना है। तो इस केस में बी अपनाएगा स्ट्रेटजी B1, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के साथ ए के जो गेन हैं वो मिनिमम हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -2। मतलब अगर ए ने अपनाया A1 स्ट्रेटजी तो बी अपनाएगा B2 ताकि इसको मिनिमम कर सके। अगर ए ने अपनाया A2 तो बी अपनाएगा B1 ताकि इसको मिनिमम कर सके। क्लियर? और ये जो रो के
फर्स्ट रो के, सेकंड रो के जो फाइनल आंसर आए, अब ए ने क्या करना है, बी ने क्या किया, बी ने ए के गेन को मिनिमाइज कर दिया। क्लियर। अब इसमें से ए ने मैक्सिमाइज निकालना है फ्रॉम दिस मिनिमम। तो इसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, वो है 0। इट मीन्स A1 is the best और dominant strategy for A। तो इस दोनों में से हमने देखा जो A है उसको A1 अपनाने का ही बेनिफिट है। दिस इज नोन एज रो मैक्सिमा, मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा। तो इस मिनिमम में से मैक्सिमम निकाल लिया। Now we check for B. On the other hand, B knows that A will choose A1। तो अब A की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है, दैट इज A1। तो B को इसका पता है कि वो A1 चूज करेंगे बिकॉज A की ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। Therefore B will choose B2। तो अगर उसने A1 चूज किया, A फर्म ने, तो इसमें B ने चूज करना है B2। क्लियर। तो B ने क्या करना है, B2 चूज करना है। क्यों? क्योंकि A1 के हिसाब से जो B है उसने इसको मिनिमाइज करना है। अब देखो, जो B है, B ने करना है मिनिमाइज A के गेन को, इसलिए उसने इस रो में से ये स्ट्रेटजी अपना ली। तो अगर हम ये देखें तो B विल मिनिमाइज द कॉलम मैक्सिमा। तो जो मैक्सिमम कॉलम है आ रहा है, इसमें जो मैक्सिमम गेन है वो है 1, इसमें जो मैक्सिमम गेन है वो है 0, इसमें जो मैक्सिमम गेन है वो है 2। तो इस मैक्सिमम गेन को A ने मिनिमाइज करना है, B ने मिनिमाइज करना है। क्लियर। तो ये जो गेन है, B ने स्ट्रेटजी अपनाई B2। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है
वो है 0, मतलब ये हो गई बी की स्ट्रेटजी। ये हमने कॉलम मैक्सिमा बनाया है कि इसमें जो बी का है वो मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगी, इसमें बी की मैक्सिमम क्या वैल्यू आएगी, इसमें क्या आएगी। तो 1 2 -2 में से 1, 0 -1 में से 0, 2 0 में से 2। बट बी की स्ट्रेटजी है दिस, क्योंकि उसने इसको मैक्सिमम कॉलम को मिनिमाइज करना है बी ने, ए ने मिनिमम रो को मैक्सिमाइज करना है। तो दिस इज द चॉइस ऑफ ए, this is the choice of B, the end result. In games such as this, where the maximum of row minima coincides with the minimum of the column maxima, each firm is set to choose a pure strategy. अब इस पैराग्राफ में कुछ टर्म्स हैं, अगर ये दोनों बराबर हों तो इसको हम बोलते हैं प्योर स्ट्रेटजी। द गेम इज देन सेट टू बी ए स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम। तो ऐसी गेम को कहते हैं स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम। एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। इस सोल्यूशन को कहते हैं सैडल पॉइंट। फॉर गेम्स विच आर नॉट स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड, ए फर्म शुड चूज अ मिक्स्ड स्ट्रेटजी। अगर ये स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम ना हो फिर उसमें बनती है मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो अब हम मिक्स्ड स्ट्रेटजी की एग्जांपल स्टडी करेंगे। ये हमने पहले स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम बनाई जिसमें प्योर स्ट्रेटजी बन गई, तो इसके बेस पे हम अब नॉट स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम स्टडी करेंगे। This is the example of mixed strategy. Suppose that individuals A and B play a coin matching game. दो कोई व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो कोई गेम प्ले कर रहे हैं, कॉइन मैचिंग गेम। मतलब इफ बोथ प्रेजेंट्स हेड और टेल, इफ कॉइन मैच्ड, अगर मैच हो गया, देन ए विल win ₹100। इफ कॉइन्स डू नॉट मैच, एक हेड आ गया एक टेल आ गया, या एक टेल आ गया एक हेड आ गया, देन बी विल विन ₹100। तो अगर ये मैच कर गए, इसको हम मैच कर गए तो ए विल विन। अगर ये मैच ना करे तो बी विल विन। ऐसे है। दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर ए। तो ये हमने दे दिया, अगर ये मैच कर गए हेड हेड तो ए विन कर गया, टेल 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 तो ये ए विन कर गया। क्लियर। और अगर ये मैच ना करे हेड टेल तो ए लूज कर गया, टेल हेड ए लूज कर गया। तो इसमें क्या है, दिस गेम इज नॉट स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड एंड हैज नो सैडल पॉइंट। तो इसमें स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड गेम नहीं है, कोई सैडल पॉइंट नहीं है, बिकॉज द रो मिनिमा, दिस इज द रो मिनिमा, इज नॉट इक्वल टू कॉलम मैक्सिमा। तो इसमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं आ रही, स्ट्रेटजी कॉमन नहीं आ रही, जो यहाँ पे जिसने बनाई यहाँ पे जिसने बनाई वो यहाँ पे सेम हो, इसलिए ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी है।
इन दिस गेम इफ ए प्रेजेंट्स हेड एवरी टाइम, अगर ए हेड रखे सपोज, तो बी की स्ट्रेटजी होगी टेल। अगर ए ने हेड रखा तो बी अपनाएगा टेल, तो ये -1 आ जाएगा। अगर ए ने टेल रखा तो बी अपनाएगा हेड, ताकि कॉइन मैच ना हो, क्योंकि अगर कॉइन मैच नहीं होगा तो बी जीतेगा, इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर एक एंगल से देखें, बी ने अगर हेड रखा तो ए हेड रखेगा, 1 आ जाएगा। बी ने अगर टेल रखा तो ए टेल रखेगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये बी ने ए के गेन को मिनिमाइज कर दिया। अब इसमें ए ने मैक्सिमम निकालना है, वो सेम ही है। In this case, the best strategy for each individual is, in this case, the best strategy for each individual is to adopt a mixed strategy and present head and tail half of the time, but at random, almost half, you can say, continues in long-term games. With such a random behavior, each individual will win approximately half of the time and thus break even in the long run. तो कभी एक ने कॉपरेट कर दिया, कभी दूसरे ने कॉपरेट कर दिया, तो उसमें क्या है, लॉन्ग रन में दोनों नॉर्मल प्रॉफिट के टाइप, ब्रेक इवन टाइप चलते रहेंगे। दिस इज द मिक्स्ड स्ट्रेटजी। This is the last heading in this chapter, criticism of game theory. The theory is not very useful in analyzing multiple move decision making situations with several oligopolists. तो ये जो गेम थ्योरी है, ये उस टाइम ज़्यादा काम नहीं करेगी अगर प्लेयर्स ज़्यादा हों। तो ये मैट्रिक्स बनाना, उनके पे ऑफ देखना और उनकी क्या रिएक्शंस हैं, स्ट्रेटजी क्या है, हर एक प्लेयर के ऊपर चेक रखना, ये कुछ डिफ़िकल्ट है। ऑल दैट गेम थ्योरी टेल्स अस इज दैट इन दीज केसेस द बेस्ट स्ट्रेटजी इज ऑफन ए टिट फॉर टैट बिहेवियर। तो ज़्यादा अगर हम देखें तो इस गेम थ्योरी ने हमें क्या सिखाया कि वी शुड अडॉप्ट टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी। By examining only the worst outcome of each strategy. तो इस गेम थ्योरी में क्या है, जैसे बी ने एक के गेन को मिनिमाइज करना है, मतलब एक दूसरे को हिट करते हैं। The purpose of avoiding the worst of all possible outcomes, game theory views the world in an excessively pessimistic light. तो थोड़ा सा नेगेटिव करेक्टर ज़्यादा इस चैप्टर में आ रहा है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, एक दूसरे के गेन को मिनिमाइज कर रहे हैं। बट इफ़ द वर्स्ट सिचुएशंस डज नॉट अराइज, तो अगर वर्स्ट सिचुएशन अराइज ही ना हो, द कोर्स ऑफ एक्शन चूजन बाय द फर्स्ट प्लेयर विल नॉट बी दैट पर्सनस बेस्ट। तो दूसरे के लिए तो फिर कुछ बेस्ट आया ही नहीं, क्योंकि पहले के पास कोई वर्स्ट सिचुएशन ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। थर्ड, ओलिगोपोलिस्ट्स ऑफन अडॉप्ट ए मोर डायनामिक बिहेवियर। तो इतना इजी और इतना वो एक दूसरे के रिएक्शन की वेट नहीं करते। दे अडॉप्ट मोर डायनामिक बिहेवियर एंड स्पेंड कंसिडरेबल एफर्ट टू इम्प्रूव द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। तो वो पहले ही उनकी स्ट्रेटजी के बेस पे, दूसरे लोगों के बेस पे अपनी जो वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश
करते हैं। This was all about the chapter game theory, and for your further readings, if you are interested in the detailed study of this chapter, then these are some books. Axelrod 1984 में उन्होंने जो बुक लिखी थी द एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन, न्यूयॉर्क में है जो बेसिक बुक्स पब्लिशर। न्यूमन एंड मॉर्गनस्टर्न ने जो बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस की जो बुक है ये आप देख सकते हो। अनदर बुक फ्रॉम ऑसबॉर्न एंड रॉबिन्सन, ए कोर्स इन गेम थ्योरी, ये MIT प्रेस की ये बुक है 1994 में, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक एप्लीकेशंस काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं। एंड डोमिनिक सल्वर्टर की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है। दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल बुक टू अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।